नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानियों के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धरती के भगवान कहे जाने वाले एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिन्होंने अपने इस पेशे को पूरी ईमानदारी से निभाया और चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं प्रदान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के बेहतरीन बाल रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर देवेंद्र सरीन की, जिन्हें बाल रोग निदान में भीष्म पितामह और गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, डॉक्टर सरीन उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में बाल रोग विभाग के प्रमुख हैं। डॉक्टर सरीन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने 38 सालों के चिकित्सकीय करियर में कभी भी अपनी छवि पर दाग नहीं लगने दिया, अपनी छवि को धूमिल नहीं होने दिया। इनका स्वभाव बेहद सौम्य और सरल है। वहीं अपने डॉक्टरी पेशे को लेकर बेहद गंभीर भी हैं। ये बहुत ही ज्यादा दरिया दिल हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपने इतने वर्षों के करियर में कभी किसी मरीज को उचित परामर्श लिए घर वापस नहीं जाने दिया, न ही कभी गरीबी या अमीरी का भेद किया। गरीब और बेसहारा लोगों का तो ये हमेशा सहारा बने और हर वक्त उनकी मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। ये मानते हैं कि जो मरीज हमें ईश्वर का दर्जा देते हैं, जो हमारे पास ये सोच कर आते हैं कि यहाँ हमें हमारी सारी परेशानियों का हल मिलेगा, उनके इस गहरे विश्वास को बनाए रखना और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये अपना फर्ज समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर सरीन ने कोरोना में 5,000 मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया। वहीं अब तक 576 निशुल्क चिकित्सा कैंप भी लगा चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। दोस्तों, इन्होंने अपने उदार हृदय से, अपने सौम्य स्वभाव से, अपनी मधुर वाणी से कई लोगों का दिल जीता है। अपनी इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण और इनके द्वारा प्रदान की गई बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं के कारण ही ये इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम खुले दिल से स्वागत करते हैं मेवाड़ के लाडले डॉक्टर देवेंद्र सरीन जी का। चलिए रूबरू होते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ। आई एम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर। ये मेरा संक्षेप में परिचय है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जाना जाए कि मैं मिसेस मधु सरीन का हस्बैंड हूँ और डॉक्टर निष्ठा सरीन और डॉक्टर सृष्टि सरीन का पापा हूँ और डॉक्टर मनस्विनी सरीन जो मेरे सुपुत्र हैं उनका पापा हूँ। मुझे उस नाम से अगर जाना जाएगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। अब मेरा जन्म जो हुआ था राजस्थान में हुआ था और मुझे जब अपना बचपन ध्यान आता है तो मुझे जयपुर से ध्यान आता है। जब मैं जयपुर में था, लगभग मैं 4-5 वर्ष का था, उस समय से मुझे अपना बचपन याद है। तो वी वर लिविंग इन ए फैमिली। हम लोग 4 ब्रदर्स थे, माता पिताजी थे हमारे साथ में। और मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है जयपुर में, हिंदी मीडियम स्कूल, आई वॉज ए स्टूडेंट देयर। मैं वहाँ का एक स्टूडेंट था। तो बचपन में मैंने हमारे कई जो विकलांग बच्चे होते थे, मेंटली चैलेंज बच्चे होते थे, उनको मैं देखता था। जब मैं 9-10 साल का हुआ, स्कूल में जाता था, मैं 4वीं-5वीं में पढ़ता था, मैं उस समय मैं उनको देखता था। उनको देखकर एक मुझे चीज़ प्रेरणास्पद मिली कि मैं इन बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनकी डिसेबल्ड बच्चों की। अच्छा, दूसरा क्या था कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते थे, हमारे माता पिता हमें, उस समय इतनी स्पेशलिटीज़ नहीं होती थी। सिंपल जो MBBS होते हैं, जनरल फिजिशियन, वही बच्चों को देखते थे, सबको देखते थे। तो डॉक्टर देवड़ा थे जयपुर में, एक बहुत भीड़ लगी रहती थी उनके, पर मैंने देखा उनके कोई शिकन नहीं आती थी चेहरे पे। जब भी हम जाते थे, हर एक मरीज़ को वो देखते थे, हर एक पेशेंट को। भले उनका टाइम डिस्पेंसरी का बंद होने लग जाता, बाई उनसे कई बार हम लेट जाता था, मैं कहती बंद करना है, वो कहते नहीं बाई जी आप चले जाओ और ताला चाबी दे जाओ, मैं यहाँ किसी को दे जाऊँगा। बट ही यूज्ड टू सी द पेशेंट वेरी, बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, हंसमुख थे हमेशा।
और हंसकर बात करते थे। और मैं जब भी मिलता था, बिकॉज आई वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं टॉपर था, हमेशा मेरे से पूछते भाई क्लास में कौन सा रैंक आया, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, अभी तुम्हें क्या तकलीफ है, ऐसे करके बहुत प्यार से देखते थे। उस समय मैंने मेरा मानस बनाया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एक चिकित्सक बनूंगा। फिर मैंने अपने कॉलेज में, महाराजा कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद में पीएमटी में मैं फर्स्ट पोजीशन मेरी आई और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। तो उससे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर टीडीसी में महाराजा कॉलेज में गया था, तब पहले मेरे पास मैथमेटिक्स था 11th तक, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल चाहते थे कि मेरिट में मैथमेटिक्स में बायोलॉजी की बजाय अच्छे नंबर आते हैं तो मेरी पोजीशन बने, और वास्तव में बोर्ड में मेरी बहुत पहले 5 रैंक्स में मेरा नाम था। पर जब मैं 12th में आने लगा तो मैंने हमारे पिताजी से, आदरणीय पिताजी से मैंने कहा कि मैं बायोलॉजी लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भी अभी मैथमेटिक्स पढ़ी है, तुझे दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मेरे जो बड़े ब्रदर्स थे उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे, हम तुम्हें बायोलॉजी भी साथ साथ सिखाएंगे। और वास्तव में जब पीएमटी मेरे बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, तो एक लगन होती है जो मन में, वो फ़ायदा करती है। तो मैं ऐसे करके मैंने एमबीबीएस कर ली। एमबीबीएस करने के पश्चात यह हुआ कि कौन सी ली जाए ब्रांच, तो मैंने सब कुछ मेरे पिताजी पे छोड़ा। मैंने कहा पिताजी आप बताओ, जो आप ब्रांच कहते हो मेरा उसी में इंटरेस्ट होगा। तो उनका तेरी किस में ब्रांच में इंटरेस्ट है? मैंने कहा वैसे मेरी बच्चों की ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनका तुम बच्चों की ब्रांच में ही करो। तो मैंने पीडियाट्रिक्स में वहाँ से एमडी करी। एमडी करने के पश्चात मैं 1.5 साल तक कोटपुतली में रहा। उस दौरान मेरी शादी हो गई थी। शादी के पश्चात और जब मैं कोटपुतली में रहा तो मैंने रूरल एरिया देखा, ग्रामीण इलाका देखा, वहाँ वास्तव में चिकित्सीय सेवाओं की बहुत कमी थी। तो हमने एज ए पीडियाट्रिशियन मैंने बहुत बच्चों को वहाँ देखा, मैंने बहुतों को ठीक भी किया। उसके पश्चात मेरा यहाँ पर कॉलेज ब्रांच में एज ए लेक्चरर प्रमोशन हुआ और 84 में मैं यहाँ पर आ गया अपने यहाँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज में। यहाँ मैंने लेक्चरर ज्वाइन किया और मैंने यहीं पे मेरी जो छोटी बड़ी डॉटर निष्ठा और सृष्टि, वो यहीं उदयपुर में ही, उस समय जब हम लोग यहाँ पे आए, सृष्टि वॉज बॉर्न हेयर और निष्ठा जो थी बहुत छोटी 1 साल की थी उस समय, और मेरा बेटा मनस्विन भी यहीं उदयपुर में हुआ। और आपको यह मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मेरे तीनों बच्चों ने जो एजुकेशन की वो आरएनटी मेडिकल कॉलेज से की। और निष्ठा जो है मेरी डॉटर, वो आज अभी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है यूएसए में, मिशिगन में, और उसके हस्बैंड है ऑन्कोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, उसके एक बिटिया है। और छोटी वाली डॉटर जो है वो मेम्फिस में है, वो अभी इंटरनल मेडिसिन में एमडी कर ली। उसके हस्बैंड इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उसके 2 जुड़वा डॉटर्स हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर्स। और मेरा बेटा है जो एमडी जनरल मेडिसिन में कर रहा है आरएनटी मेडिकल कॉलेज से। तीनों बच्चों ने एमबीबीएस यहीं से की और आगे भी मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन आरएनटी मेडिकल कॉलेज से कर रहा है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि मेरा जो एक इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन दी और मैं 30 साल तक यहाँ पर रहा, मैंने बहुत लर्न किया यहाँ पे, वह आरएनटी मेडिकल कॉलेज है। अब मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में हूँ, वहाँ भी मेरे स्टूडेंट्स को मैं सारी पुरानी यादें, मेरे एक्सपीरियंस सब उनको सुनाता हूँ और आई एम वहाँ पे वर्किंग को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अब शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट रहा, हर एक का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है। मैं शादियों में जाता था और पुराने ज़माने में आपको बताऊं कि शादियों में क्या होता है, बारातें जाती थी, हम बारात में जाते हैं तो बारात में आगे आजकल तो बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई। पहले लालटेन उठाकर बच्चे चलते थे, लालटेन उठाकर लेडीज चलती थी, कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। सब लोग पहुंच जाते भूखे प्यासे और नंगे पैर, वो लोग 2-2 3-3 घंटे लोग डांस करते थे और वो लोग खड़े रहते थे और उनको एक डेली वेजेस के लिए वो लोग इतनी मेहनत, रात के 12-12 बज जाते थे उन लोगों को। कभी उन लोगों की तरफ किसी ने ही नहीं देखा। मेरे मन में ये विचार आए थे और मैंने कई बार, मैं हमारे मेडिकल कॉलेज में मैगजीन्स होती थी, हर बार मैं वहाँ लघु कथाएं देता था। मैंने इस बारे में भी एक लघु कथा दी थी। तब मैंने सोचा कि जो चाइल्ड लेबर है इस पे भी काम होना चाहिए, जो बाल श्रम पे जो बच्चे हैं छोटे, क्यों ये काम करते हैं, इस दिशा में जाएं और उनको इससे मुक्त कराया जाए, उस दिशा में भी। तो बेसिकली मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों की बीमारियां ठीक करता हूँ, पर साथ साथ मेरा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि जब मैं उदयपुर में आया तो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे मैं ब्लाइंड स्कूल में गया, अंध विद्यालय में। तो वहाँ जिस दिन मैं गया, उन बच्चों को मैंने देखा अंध विद्यालय के, मेरे मन में भावना आई कि इन बच्चों की मैं जितनी हो सके मदद करूँ। और उससे बाद से मैंने बीड़ा उठाया और इसमें मैं कहूँगा मेरी वाइफ ने, मिसेस मधुश्री ने मुझे पूरा सहयोग दिया।
हर एक स्टेप पे मुझे सहयोग दिया। इवन मेरी डॉटर्स ने भी, जब वो बड़ी हुई, वो नृत्य विधा में बहुत कुशल थी, तो उनको जो भी नृत्य में जो पुरस्कार मिलते थे उनसे वो कोशिश करती कि इन ब्लाइंड बच्चों के लिए किसी तरह से हेल्प की जाए। हमने हेल्थ एस्पेक्ट्स के लिए उनकी हेल्प करी, डिफरेंट कैंप्स लगाए और उनके बाद में उनको रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ दिलाई। और उसके पश्चात जैसे वो ब्लाइंड स्कूल से बच्चे एजुकेशन कर लेते थे, उसके पश्चात में वो बच्चे आगे जाकर उनको कोई ऑक्यूपेशन मिले, उसकी दिशा में हमने काम किया। तो बेसिकली ब्लाइंड बच्चे, मेंटली चैलेंज बच्चे, डेफ एंड डम बच्चे और वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर वाले और डेस्टिट्यूट बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, मदर टेरेसा में हैं, जिनको माता पिता छोड़ के चले जाते हैं। हमारे महेश सेवाश्रम के द्वारा यहाँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज में जो पालना घर है, यहाँ जो बच्चे आते थे, उन सब की हमने कोशिश करी जितनी मदद कर सकें उन बच्चों की उतनी मदद करें। और मैं आपको सही बताऊं, जब इन बच्चों की मदद करते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपने एक चिकित्सक होने का। उसमें हमें जो संतोष मिलता है उसको मैं शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वो मेरे मन की भावना है जो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। और उसके अलावा एकेडमिक्स में मैं काम करता हूँ, हम टीचिंग में और थीसिस करानी, स्टूडेंट्स को सारी लेटेस्ट चीज़ें पढ़ानी, सब कुछ करना। हमारी एकेडमी बनी हुई है, एकेडमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरा एक तरह से बेसिक एम, जब मैं यहाँ पे आया तो एक स्कूल हेल्थ में भी मेरा बेसिक एम रहा। आज तक मैं लगभग 500 से ज़्यादा जो फ्री कैंप्स जो हैं, विभिन्न जो अपने रोटरी हैं, क्लब्स हैं, दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लॉयंस क्लब है, उनके साथ मिलकर मैंने आयोजित किए हैं। और बेसिकली ज़्यादा जो ट्राइबल गरीब बच्चे हैं, इन लोगों के लिए ज़्यादा कैंप्स हमने आयोजित किए हैं। तो मुझे बहुत संतुष्टि है जो भी मैंने जो काम किया है। आई फील वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। और मैं ये हमेशा जो यंगस्टर्स आते हैं उनको हमेशा यही मोटिवेट करता हूँ, जितना हो सके, जितना आप समय निकाल सको, उतना इन लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए जितना भी समय निकाल सको, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी निकाल सको, वो समय इनके लिए ज़रूर निकालो। मैं ये उनको कोशिश करता हूँ, उनको मोटिवेट करने की। कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब हर एक चीज़ जब शुरू करते हैं तो हमेशा बैरियर्स आते हैं। जब मैं उदयपुर में भी आया तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आई, एडजस्टमेंट होने में दिक्कत हल्की सी आती है, हर एक जने को आती है। पर मैंने आपको बताया, मेरी स्ट्रेंथ जो है, मेरी वाइफ मिसेस मधु सरीन, पल पर उन्होंने मुझे सहयोग दिया। शुरू में मेरे मन में आया, ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो जयपुर में रहा था इतने वर्ष, मैं उदयपुर से जयपुर ही चला जाऊं वापस। तो इन्होंने कहा नहीं, उदयपुर बहुत अच्छी जगह है। तो मेरा मन भी माना कि बहुत अच्छी जगह है, हम लोग तो कोशिश करेंगे यहीं पे हम लोग सेटल हो जाए। और वास्तव में फिर हम लोग यहीं पे सेटल हो गए। और उदयपुर की जनता ने जितना मुझे प्रेम दिया है, जितना स्नेह दिया है, वह मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। बहुत सहयोग मिला मुझे, सबसे सहयोग मिला यहाँ पे, एक एक तबके से मुझे सहयोग मिला, भले ही वो कोई भी समाज के लोग हों, सब ने मुझे बहुत सहयोग दिया। आई एन्जॉयड माई लाइफ हियर। और मुझे पता ही नहीं लगा, अब आप कहते होंगे कि मैं रिटायर हो गया, पर मुझे अंदर से फीलिंग नहीं है कि आई एम रिटायर्ड। अभी भी मुझे वही लगता है, वही एंथुजियाज्म है, वर्क का वही जज्बा है जो एक मैं यंग एज में मैं करता था। तो मैं ये कहना चाहूँगा यंग लोगों से भी कि आप भले ही आयु से आप एजेड हो जाएं, पर आपका मन जो है, मन से कभी भी किसी को एजिंग प्रोसेस में नहीं आना चाहिए। वही जज्बा रहना चाहिए, वही एंथुजियाज्म रहना चाहिए, उससे आप बहुत फ्रेशनेस के साथ काम कर सकते हैं। देखिए, जब कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो एकदम से ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। शुरू में हमें लगा कि 1 या 2 दिन की बात है, कि जब पता लगा ये तो काफ़ी दिन चलेगा, 21 दिन तक कम से कम चलेगा। पहले 21 दिन का सोच रहे थे, तो लगा 21 दिन कैसे निकलेंगे, कैसे दिक्कत होगी, ये तो लॉकडाउन भी हो गया। और बेचारे जो पेशेंट थे वो बहुत परेशान थे। फिर हमने एक तरकीब निकाली कि पेशेंट्स को हमने कहा कि आप फ़ोन पे हमें बता दें, फ़ोन पे टेलीफोन करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें बहुत हमें, मैं कहूँगा, स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग दिया, जिनमें से एक सेवा भारती है, हमारा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है। तो उन्होंने हमें सब पेशेंट्स को ये बोला कि आप टेलीफोन के जरिए डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें और वो बताएंगे। तो मैंने ये सुविधा उनको दी थी, सुबह 8:30 बजे से लेके और लगभग 12:30 बजे तक वो मुझे कांटेक्ट करते थे। उसके पश्चात दिन में थोड़ा रेस्ट लेके और शाम को 3:30-4 बजे से लेके रात के 8 बजे तक वो मुझसे कांटेक्ट करते थे। तो मुझे न केवल
राजस्थान से, उदयपुर से, बल्कि राजस्थान के बाहर के भी जो लोग थे उनके भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए जो पहले से मेरे ट्रीटमेंट में भी थे या मुझे किसी रिश्तेदार के थ्रू मुझे जानते थे। तो हम क्या करते थे कि उन पेशेंट्स को पहले उन्होंने कंप्लेन बताई, ये शिकायत है, सपोज़ बच्चे में दस्त लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो हम उनको बता देते कि आप ये दवा है और ये दवा है। फिर हम उनको कहते कि अब आप हमें बताओ कौन-कौन सी दवा है। फिर वो हमें सही दवा बताते, कई बार वो नहीं बता सकते, फिर दोबारा हम बताते या कई बार हम व्हाट्सएप पे लिख के उनको भेज देते थे। और अगर वो दूसरे शहर में है, फिर हम उनको कहते कि आप दुकान पर जाकर, दवाई की दुकान पे जाके हमें दोबारा बताएँ कि भई ये सही दवा मिली या नहीं मिली। क्योंकि कई बार अगर सही मेडिसिन नहीं मिले तो बच्चे में आराम नहीं आता है। फिर वो हमें बताते, फिर हम उनको सारा समझाते थे। तो इस विधि द्वारा हमने लगभग, मैं आपको बताऊँगा, लॉकडाउन फिर बढ़ता रहा, काफ़ी महीने, लगभग 5-1 महीने तक रहा ये। तो मैंने लगभग 5,000 से ज़्यादा बच्चों को यह परामर्श दिया। मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि लगभग सभी बच्चे लगभग सही हो गए थे। कोई बच्चा अगर ऐसा होता, हमें लगता कि नहीं ये सीरियस है, तो हम उनको कह देते कि आपके पास में जो भी चिकित्सक हैं उनको जाकर दिखा दो। कोई इमरजेंसी दवाई होती वो हम फ़ोन पे उनको बता देते थे। ये तो हो गई एक चीज़। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं जिनको हमें उनके सिम्पटम से लग जाता है कि इनको देखना ज़रूरी है, उनको हम घर पे हम आने को कह देते थे। और इस मामले में कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा रहा, पूरा सहयोग रहा। जो सीरियस बच्चे होते थे उनको कोई नहीं रोकता था, वो कहते हैं चिकित्सक को दिखाने जाना है, नाम ले लेते, तो वह अलाउ कर देते थे। पर जब वो यहाँ आते थे तो पूरा हम अपने क्लिनिक को सैनिटाइज़ करते थे पूरा, और उनको भी हम कहते थे कि भई आप भी पूरे हाथ वगैरह सैनिटाइज़ कर लो, मास्क पहन के आओ और जूते वगैरह उतार के आओ। पूरा हम उनको बाहर बिठाते थे। उसके पश्चात अंदर का पूरा सैनिटाइजेशन करके, हाथ में यथासंभव ग्लव्स पहन के, शील्ड लगा के और मास्क, ये वाला मास्क पहन के, और उसके पश्चात हम बच्चे को देखते थे बहुत ध्यान से कि बच्चा भी, अगर बड़ा बच्चा है तो वो भी मास्क ज़रूर पहने। और इस तरीके से देखते थे कि जिससे मिनिमम एक्सपोज़र हो उनका भी हमारा भी। क्योंकि मैं 60 साल से ऊपर की आयु का हूँ और मेरे को एलर्जिक डिसऑर्डर रहता है और हाइपरटेंशन रहती है, तो हम भी रिस्क में थे। पर देखना भी ज़रूरी था, अपनी ड्यूटी निभानी थी, तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके हम उसको देखते थे। उसके पश्चात हमने एक अपने क्लिनिक में ना आगे एक कांच की शील्ड बना रखी थी, जिससे पेशेंट उधर बैठता था, जब बहुत ज़रूरी होता तो हम उसको, बच्चे को इधर लेके देख के फिर वहीं बिठा देते थे। जिससे क्या कि टोटल हमारा जो उससे एक्सपोज़र होता था वो ज़्यादा नहीं होता था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बच्चों में कोविड बहुत कम पाया गया, ये वाली कोविड की स्ट्रेन बहुत कम पाएगी। बड़ों में होती, तो बड़ों को हम कहते थे मास्क वगैरह पहन के आए, कम एक्सपोजर उनसे, और कम से कम एक जने को हम अंदर बुलाते थे, मैक्सिमम दो जने, और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते। एक पेशेंट देखा, उसके पश्चात जाके हाथ धोए साबुन से, सैनिटाइजर से साफ किए, उसके पश्चात हम लोग फिर नेक्स्ट पेशेंट को देखते थे। और बहुत कम पेशेंट्स को हम बुलाते थे, उनको देखते, क्योंकि एक पेशेंट देखने में बहुत समय लगता था और सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी बहुत ज़रूरी था। और कोशिश करते थे कि फ़ोन पे ही पेशेंट्स को बता दिया जाए। तो इस हिसाब से हमने ये शुरू किया। और हमारे जो गीतांजलि हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हम सेम यही रखते थे, शील्ड लगाना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में देखना। आगे हमारे अभी कांच की वो लगा रखी थी टेबल पे, उससे हमें इतनी दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। और लोगों का भी बहुत सहयोग था, लोग खुद भी समझते थे कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कर रहे हो, आप प्रिकॉशन दे रहे हो, हम भी चाहते हैं कि आप प्रिकॉशन लो, हम भी प्रिकॉशन लें। और उनको हम पूरा बताते थे कि क्या क्या आहार लेना, ये बहुत ज़रूरी था इसमें, कि बच्चों को क्या क्या आहार देना। माँ का दूध बच्चे को पिलाएं, इम्यूनिटी देगा। उसके अलावा बड़े बच्चे होते थे, हम कहते थे जो दूध के अंदर जो भी अपने नॉर्मल अपनी डाइट में हल्दी है, जैसे काली मिर्च है और अजवाइन है, इन सब का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, फ्रूट्स लें, प्रोटीन्स ज़्यादा लें, दालें ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, और आहार बराबर लेते रहें इस दौरान में। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी घर पे करते रहें, क्योंकि वज़न बढ़ने का भी एडोलेसेंट बच्चों में, बड़ों में दिक्कत रहती है। तो इस हिसाब से हम उनको बताते थे। और वो कई माता पिता जिज्ञासु होते थे, वो हमसे पूछते थे बच्चे को, और हम कैसे बच्चे का एंटरटेनमेंट करें, तो हम बता देते हैं कि भाई एक साथ फैमिली के साथ बैठ के खाना सिखाएं, इसका फ़ायदा उठाएं, सब लोग इकट्ठे बैठें, इमोशंस शेयर करें उनके साथ में, उनको टीच करें। और इंडोर गेम्स ज़्यादा बच्चे खेलते थे, और एजुकेटिव गेम भी। और बाकी इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी, बच्चा कुछ समय
क्लासेस में जाए, अपना काम करे क्लासेस में ऑनलाइन में, और अपना डेली का वर्क करे, और फिर बाकी वो पेरेंट्स के साथ बैठे गाने, जो विविध कलाएं हैं, गाने की, म्यूज़िक की, ड्राइंग की, ये सब अपनी कलाओं को भी प्रोत्साहन दें उस दौरान में, और टेलीविज़न पे देखते रहें, अपडेट करते रहें खुद को कि क्या चल रहा है समाज में, बाहर क्या कोरोना का कैसा चल रहा है, कोविड का, क्योंकि मीडिया ने बहुत हेल्प की इस दौरान में सबको अपडेट करने की। तो इस वे से समय निकला। ये तो हो गया मेरा प्रोफेशनल लाइफ। अब आगे मैं आपको बताऊं पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ बताऊं। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी निकली इस दौरान में, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर हम जैसे घर में मैं आता था तो हमेशा हमारी मैडम को मैं कह देता, मिसेस मधु सरीन को, मेरे लिए चाय बना के लाओ, वो बना के लाओ। क्लिनिक में वो ले आती थी बना के कभी, और या मैं आके यहाँ पी लेता था। इस दौरान में क्योंकि काफ़ी समय फ्री रहे तो हम लोग क्या करते थे, किचन में ही पहुँच जाते थे और चाय कैसे वो बनाती हैं ये देखते थे। और कई बार तो ये हुआ कि उनको कहते भाई गरम खाना खाएंगे हम तो, और वो किचन में बनाती, किचन में ही बैठ के हम लोग वहीं पे खा लेते थे, गरम खाना खा लेते थे। तो फूड हमने एंजॉय किया, और उन्होंने भी तरह तरह के नए नए व्यंजन बना के खिलाए, क्योंकि वो भी काफ़ी फ्री रहती थी, हम भी फ्री रहते थे, इसलिए हमने खाना तो बहुत एंजॉय किया इस दौरान में, बहुत एंजॉय किया खाना। और एक जो फैमिली के साथ में, मेरे बेटे के साथ में, बेटियाँ तो बाहर रहती है, साथ में वो भी जैसे आता था हॉस्पिटल से, काफ़ी टाइम फ्री रहता, तो साथ में हम खाना खाते थे इस दौरान में। टेलीविज़न देखना और फिर गाने वगैरह सीखना, गाने साथ में, तो ये सब हम चीज़ें साथ में करते थे। गेम्स खेलते थे, लूडो गेम मेरा प्रिय था, लूडो खेलता था, मैडम के साथ भी खेलता था, बेटे के साथ भी खेलता था कभी। तो इस वजह से हमने एंजॉय किया। और फ्री टाइम में फिर व्हाट्सअप जो था उसके द्वारा हम लोग आपस में कांटेक्ट करते थे टेलीफोन के द्वारा, और जूम मीटिंग्स चलती थी जो हमारी एकेडमिक मीटिंग्स हैं, उनको एंजॉय करते थे। तो इस वजह से सब तरीके से, मतलब ये सब टाइम निकल गया इस तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से निकला। मैं तो कहूँगा बहुत मुझे सही तरीके से निकला। बस एक चीज़ का था, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था कि हर जगह अपन को एक एक स्टेप पे कोविड से बचना है और बचाना है सबको। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, उनमें जो भविष्य में चिकित्सक बन रहे हैं, नंबर 1 तो उनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन। नंबर 2, उनमें पेशेंस होनी चाहिए, बहुत पेशेंस। जो मरीज़ आता है वो एकदम बम्बार्टमेंट करेगा आप पे कि साहब ये क्या हो गया, बच्चे के ये हो गया, या बड़े में भी बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और इसको देखो आप, है ना। और फिर उसको आराम से समझाएं, प्यार से समझाएं। जो मरीज़ है वो बहुत परेशान होके आता है, कई बार वो उसको, कई बार हो सकता है वो अपना बीमारी का गुस्सा डॉक्टर पे भी थोड़ा बहुत निकाल सकता है। तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है इसके अंदर। और जब वो मरीज़ दोबारा दिखाने आता है कभी कि साहब ये तो बुखार इसका इतना कम नहीं पड़ा, ऐसे नहीं हुआ, तो बहुत पेशेंस से उसको बीमारी के बारे में बताएं कि आप पेशेंस रखें, आप धैर्य रखें, धीरे धीरे बीमारी ठीक होगी। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है अपने लिए प्रोफेशन में। नंबर 3, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क। डॉक्टर्स को बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। हमारे प्रोफेशन में क्या इमरजेंसीज आते हैं, कई बार ऐसी इमरजेंसी आ गई, मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, सब सब्जेक्ट्स में आती है, ऑर्थोपेडिक, हर एक में आती है, हर एक फील्ड में। तो उन इमरजेंसी में कई बार हमारे जैसे लंच का टाइम है वो भी हम 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं, कई बार सर्जन को 5 बज जाते हैं। तो उनको इस जो अपने प्रोफेशन के साथ खुद की लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्टिंग बिहेवियर आना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत इमरजेंसीज आ जाती हैं, जहाँ पे आजकल जैसे कोविड टाइम आया तो यंग डॉक्टर्स को जगह जगह भीलवाड़ा में भेजा पहली बार, सबसे पहले तो वहाँ पे कई दिन वो प्रिपेयर करके नहीं गई थी टीम, फिर भी उनको 10-10 दिन, 14 दिन रुकना पड़ा। पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लिया, ये हमें बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए। और वहाँ के जो कलेक्टर महोदय थे उन्होंने भी उनकी बहुत प्रशंसा की कि चिकित्सक बहुत अच्छा बिहेव करके गए, यहाँ पे उनको पूरा कॉपरेशन मिला वहाँ से। तो एक चीज़ है, समय के हिसाब से हमें चलना होगा। आज जब हम लोग थे हमें इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी जितनी आज के स्टूडेंट्स को हैं सुविधाएं, तो मैं चाहता हूँ वो उन सुविधाओं का पूरा फ़ायदा उठाएं। और आजकल नेट है, नेट पे सारी अप टू डेट नॉलेज मिल जाती है, बुक्स में मिल जाती है। तो हर जना अपनी नॉलेज को अप टू डेट करता रहे। जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, CME होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, उन सब का एब्स्ट्रैक्ट ले लें। और मैं ये कहना चाहूँगा, हर एक के अंदर गुण अवगुण दोनों होते हैं। जो अगर अपने को सीखना है
तो हर एक के गुण सीख लें अपन और अवगुण को अपन छोड़ दें। और जब अवगुण छोड़ोगे तो आपको गुण ही गुण नजर आएंगे। हर एक से सीखें, कुछ भी अपने 4th क्लास से सीखें, नर्सिंग स्टाफ से सीखें, अपने कलीग से सीखें, अपने जूनियर से सीखें, अपने सीनियर से सीखें, अपने आदर्श जिनको आप मानते हो उनसे सीखें हमेशा। और जो टीचर होता है, टीचर की जो टीचिंग होती है उसमें प्रेम का समावेश होता है, प्रेम एंड केयर दोनों मिली हुई होती हैं। तो वो जो शिक्षा देते हैं उसको ग्रहण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल पीक पे पहुंचेंगे, सक्सेस के पीक पे पहुंचेंगे। देखिए हमारे मेडिकल साइंस में एक बहुत बखूबी है, बहुत अच्छी चीज़ है जो, क्योंकि जब फर्स्ट MBBS में स्टूडेंट आता है तो फर्स्ट MBBS में थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं, उनकी सब चीज़ें, संरचना पढ़ाई जाती है, फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, एंजाइम, बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर, फिर फार्माकोलॉजी में डिफरेंट बॉडी में कैसे ड्रग्स जाती है, क्या उसके हैं, क्योंकि आगे जाके ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, शरीर के अंदर पैथोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं, फिर प्रिवेंटिव एंड सोशल साइंस, ऑप्थेल्मोलॉजी, और फिर उसके साथ साथ हमें गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन, सर्जरी, ये सब पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो थ्योरी और एक दूसरा प्रैक्टिकल। तो पहले थ्योरी में स्टूडेंट को साउंड किया जाता है और उसके पश्चात उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में उसको बहुत मदद मिलती है। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों पहिए की तरह है, एक गाड़ी के पहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। थ्योरी में ऐसा है कि मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स को, जब भी थ्योरी में, जैसे आजकल ये है कि जो थ्योरी लेक्चर्स होते हैं वो ज़्यादातर 40 मिनट 35 मिनट के होते हैं, और थ्योरी में मैं ये कहूँगा, मैं भी एक टीचर रहा हूँ तो, और मैं टीचर से भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, वो अगर क्लासरूम में है तो बहुत ईजी है, आजकल ऑनलाइन है थोड़ी दिक्कत आती है, तो वन वे नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स से भी पूछा जाना चाहिए बीच बीच में, उससे वो अलर्ट रहते हैं और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन से उनका इंटरेस्ट बना रहता है। और आपने एक थ्योरी में लेक्चर ले लिया, उसके पश्चात स्टूडेंट्स को चाहिए कंसंट्रेशन से उसको पढ़ें, और जो वो बता रहा है उसमें जो पॉइंट नोट कर सकते हैं नोट करें, बाकी उनको सुने ज़्यादा। जो चीज़ सुनने से जितनी अच्छी याद होती है उतनी लिखने से नहीं होती। सुन के बाद में आप लिखेंगे तो आपकी वो कंठस्थ हो जाएगी, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। और जो आपको एक दिन में पढ़ाया गया उसको घर पे या हॉस्टल में जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि उससे क्या, आपकी जो मेमोरी है उसका कर्व नीचे नहीं आएगा। और फिर हर सप्ताह में जो आपको सप्ताह भर में पढ़ाया, एक दिन शनिवार के दिन शाम को उसका रिवीजन कर लें, रविवार को थोड़ा टाइम स्टडीज़ में दें, बाकी एंजॉय भी करें, जिससे आप हर सप्ताह में जो पढ़ाया उसको आप रिवाइज करेंगे तो आपकी मेमोरी का कर्व और ऊंचा जाता रहेगा। फिर 15 दिन में या महीने भर में, जो महीने भर में पढ़ाया उसके जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक गाइडलाइंस हैं, बेसिक एजुकेशन है, बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आप एक बार दोबारा से याद कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो वो क्या, एक महीने में पढ़ लेंगे तो फिर आपकी मेमोरी नीचे नहीं जाएगी। और इसी तरह से 2-3 महीने में फिर आप 3 महीने का उसको आप लोग मेमोराइज कर लें, तो इससे क्या है कि आप टच में रहेंगे। नंबर 2, टीचर ने पढ़ा दिया, उसके पश्चात वो सेल्फ स्टडी भी होती है अपनी, उसमें डिफरेंट बुक्स में जाके देखें लेटेस्ट क्या चीज़ आई है। मेडिकल एजुकेशन में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। नए नए जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, नए इन्वेस्टिगेशन आते हैं, नया उपचार आता है, नई चीज़ों का साइंस में पता लगता है, और जो नई रिसर्च होती है उससे भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और जब प्रैक्टिकल में आप लोग जाते हैं, प्रैक्टिकल में स्टूडेंट जाएं, उस समय जो टीचर पढ़ा रहा है, उसको बता रहा है, बहुत ध्यान से उसको देखें। उसने बताया खून की कमी, रक्ताल्पता, एनीमिया कैसे देखते हैं, शरीर में साइनोसिस, नीलापन होता है, उसको कैसे देखते हैं, कुपोषण को कैसे देखते हैं, हार्ट साउंड्स कैसे सुनते हैं, श्वसन क्रिया को कैसे देखते हैं, कौन से वार्निंग साइंस हैं कि भाई जिनसे ये लग रहा है कि पेशेंट सीरियस हो रहा है, वो बताते हैं। तो हर एक चीज़ को, एक तो टीचर को भी चाहिए कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं और उनका फीडबैक लेते रहें साथ में स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि टीचर जो बता रहा है उसके एक एक पॉइंट को बहुत गहनता से सोच के उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करें। और फिर बाद में पेशेंट में, जब अभी तो लॉकडाउन के कारण पेशेंट्स कम है, सोशल डिस्टेंसिंग दिक्कत है, अदरवाइज नहीं तो पेशेंट के अंदर वो फिर टच करके उसको देखते हैं, लीवर देखना,
तिल्ली देखना, हार्ट साउंड सुनना, और एक बार टीचर ने बताया तब सुना, एक बार खुद ने सुना, इससे क्या है डबल वो हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो चीज़ हमेशा उनको याद रहेगी। और तीसरी चीज़ है जो ग्रुप डिस्कशन। एक बार मेरे को एक टॉपिक आता है अच्छी तरह, मेरे दूसरे साथी को दूसरा टॉपिक, तीसरे को तीसरा, तो अपन 5-5, 10-10 मिनट में अपने अपने टॉपिक को एक दूसरे को सुनाएं, तो 3 टॉपिक्स अपन आधे घंटे में सुन सकते हैं, उससे तीनों को फ़ायदा होता है। तो इसमें एक बुक पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कई बार मोनोटोनस हो जाता है, जबकि एक स्टूडेंट आपको सुनाएगा, उससे सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे एक ग्रुप में जब आप बैठ के 4-5 के ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं तो उससे व्यक्ति ज़्यादा सीख पाता है, अधिक समय तक सीख पाता है। तो कभी अकेले भी पढ़ें और कभी ग्रुप में भी पढ़ें, उससे क्या कि एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है और एक जो बच्चे का एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स का वो इम्प्रूव होता है। अपने साथी के सामने बोला वैसे ही वो एग्जाम में बोलेगा। नहीं तो कई बच्चे क्या है कि पढ़ लेते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसा आपने बताया कि एजुकेशन सेम रहती है, वो बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, सब चीज़ें हैं उनमें, पर वो क्या है कि पढ़ने के बाद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ का इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं आपको बताऊं, जो हम पेरेंटिंग में हम लोग यही बताते हैं, हालांकि थोड़ा टॉपिक से हटके है, कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, घर पे रहता है, तो बच्चे की हर एक डिमांड को पूरी नहीं करें, उसको खुद भी कुछ करने दें, इंडिपेंडेंट बनाएं बच्चे को। जो बच्चा इंडिपेंडेंट होगा कुछ हद तक, ओवर प्रोटेक्टेड नहीं करें। ये नहीं कि बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट कर दिया कि बच्चे को यहाँ जा रहा है तो बच्चा खेल रहा है, इसकी चोट लग जाएगी, इसके ये होगा। उसको एक ग्रुप में शुरू से उसको खिलाएं। और जो बच्चे शुरू में ग्रुप में खेलते हैं, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, जो भी ग्रुप में खेलते हैं गार्डन्स में, अभी तो लॉकडाउन है नहीं खेल पाते, पहले खेलते थे जो पहले, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा और स्टूडेंट से मार खाएगा भी, मारेगा भी, उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया वो आगे जाकर, और जो मैंने बताया जैसे थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिकल पढ़ा, उसमें वो एक्सप्रेस कर पाएगा, और जब एक्सप्रेस कर पाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो एक ही चीज़ जो सब बच्चों को सिखाई जाती है, एक बच्चा ले भी लेता पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता या लिख नहीं पाता, उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, इस चीज़ में वो लोग कई बार पीछे रह जाते हैं। बाकी जो एजुकेशन है वो सर्वोपरि है, बहुत अच्छी मेडिकल एजुकेशन है, सब लोग स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, चिकित्सीय क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, पर कुछ इन्हीं कारणों के कारण कुछ स्टूडेंट्स थोड़े पीछे रह जाते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है, मेरे विचार ऐसे हैं। देखिए, रोल मॉडल में कहूँ, शुरू में हमने जो सीखा हमारे माता पिता से सीखा। हमारे पिताजी बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत डिसिप्लिन थे, उनसे हमने सब चीज़ें सीखी। और मैं बताऊं कि पुराने समय में संयुक्त परिवार में जो पिता का डर होता था उससे बच्चा सीखता था। बहुत सीखा हमने उनसे, बहुत सीखा। और मैं आपको बताऊं, आजकल तो क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, इसलिए माता पिता का इतना वो नहीं, फ्रैंक होते हैं बच्चे, पहले फ्रैंक नहीं होते थे। तो रोल मॉडल हमारे पिताजी रहे हैं हमारे लिए, माता पिता हमारे रहे हैं, उनके देख के हम उनसे सीखते थे। पिताजी से सीखा कैसे डिसिप्लिन रखना, हार्ड वर्क करना कैसे, और कैसे बुक्स पढ़ना। हमेशा वो कहते थे पढ़ो, तुम पढ़ो, हमेशा अच्छे नंबर आने चाहिए। तो एक उनका जो अच्छा, मैं कहूँगा हल्का सा भय होता था, हल्का सा भय अंदर से, वो भी सॉफ्ट थे बहुत, जैसे हम कभी भी हम थोड़ा डर जाते तो बहुत प्यार करते थे, पर एक उनका एक छवि थी हमारे मन में स्ट्रिक्टनेस वाली, उससे हमने बहुत सीखा उनसे। और हमारी माताजी जो थी, मदर थी, बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, बहुत केयरिंग थी, वो पूरा हमारे खाने पीने का ध्यान रखना, कपड़ों का ध्यान रखना, और हमारा सारी सुविधाएं हमें देती थी, सब चीज़ें। तो उनका एक सॉफ्ट रोल होता था। तो ऐसे एक पिताजी का डर और माताजी का प्रेम, ये दोनों मिलके हमारे लिए एक मॉडल बन गए, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करी। और पुराने समय में मैं कहूँगा अपने बड़े भाइयों से हम बहुत सीखते थे। मैं तो सबसे छोटा था, हर एक हमारे बड़े ब्रदर्स थे, उनसे हमने सबसे सीखा कैसे वो आगे पढ़ते थे, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते थे। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पुराने फैमिलीज़ में ऐसे ही होता था, बड़ा जो ब्रदर है उससे छोटा ब्रदर सीखता है, वो छोटे को सिखाता है, ऐसे जैसे आजकल सीनियर से सीखते हैं, फिर जूनियर सीखते हैं। और उसके पश्चात में जब मेरी मैरिज के बाद में मुझे जो पूरा सहयोग मिला, आज जो मैं हूँ, वो मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, हर एक अप डाउन में मेरे साथ रही वो, हमेशा साथ रही वो। और बाद में मेरे पूरे परिवार ने, मेरी बच्चियों ने, मेरे बेटे ने मुझे पूरा सहयोग दिया। और मैं कहूँगा रोल मॉडल में एक या दो जने नहीं, मैं तो कहूँगा हमारे जो मित्र थे
उन्होंने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। मैंने हर एक जने से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखा, इवन मेरे स्टूडेंट से सीखा, मेरे कलीग से सीखा, मेरे सीनियर से, मेरे जूनियर से। आज भी मैं सीखता हूँ, हर एक से सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसका अपने साथ में मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका समावेश कर पाऊँ। तो बेसिकली हमारे जो पेरेंट्स थे वो रहे, और एक मैंने बताया मैंने जो प्रेरणा ली डॉक्टर बनने की, डॉक्टर देवड़ा जो थे उनसे मैंने डॉक्टर चिकित्सक बनने की उनसे प्रेरणा ली थी मैं। अगर समय में पीछे जाने का मौका मिलता है तो, और मेरे ख्याल मैं ही नहीं, सब लोग चाहेंगे कि बचपन को चाहेंगे। जो बचपन होता है उसमें कोई चिंता नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और सबसे बढ़िया चीज़ है उसमें बहुत मन जो है बिल्कुल फ्री रहता है। आप खूब खेलते हो, कूदते हो, खाते पीते हो, स्कूल का काम भी करते हो, सो जाते हो, तो आपका विकास भी होता रहता है और आपको पता नहीं लगता। तो बचपन जो होता है वो हम चाहेंगे कि हम बचपन में आ जाएं, पर अपने चाहने से नहीं होता, है ना। कई बार हमें स्वप्न आते हैं, कई बार स्वप्न में हमें लगता है हमारा बचपन भी कई बार दिखता है हमें, पर जब स्वप्न टूट जाता है तो लगता है अरे हम तो अब इस आयु में आ गए हैं। तो बचपन जो है वो स्वर्णिम अवसर है सब चीज़ें सीखने का। सबसे उस समय बच्चे जो होते हैं वो लड़ना झगड़ना, प्रेम करना, आना जाना, सब कुछ सीखना, हर एक जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, जो संस्कार होते हैं वो बचपन से आते हैं। और मैं एक ऐसे विद्यालय में पढ़ा हूँ, आदर्श विद्या मंदिर में, जिसमें अनुशासन हमें पहले दिन से सिखाया जाता था, अनुशासन। और हम सबको एक समान रखा जाता था, एक ही गणवेश में आते थे, एक ही ड्रेस में आते थे, और हमारे यहाँ सहभोज होता था। सब लोग जो गए दोपहर को खाना बांट कर खाते थे, सब एक तरह बैठ कर, एक ही ड्रेस में बैठकर सब लोग खाते थे। तो एकता की जो एक प्रतिमूर्ति थी वो हमें तब से हमारे अंदर डेवलप हुई है ये चीज़। तो बचपन अगर कोई चाहे तो मैं तो नेचुरली चाहूँगा कि मैं बचपन में जाऊँ, और जो माता पिता को जिनको हमने खो दिया है उनके साथ दोबारा अपना बचपन, और जो पुराने लोग थे हमारे पड़ोस वाले, मैं चाहूँगा एक बार उन सब के साथ मैं बिताऊँ। मेरे मन में ये बहुत चाह रहेगी, बचपन की चाह। सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर कर लेते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जब मैं फ्री होता हूँ तो हमारी श्रीमती जी को कह देता हूँ कि मुझे बढ़िया सी चाय बना के पिला दो आप। मुझे चाय का बहुत शौक़ है बचपन से, और या बढ़िया सी कोई चीज़ बना के खाने का शौक़ है मुझे। और इसके अलावा मैं जैसे टेलीविज़न देखता हूँ, जब भी फ्री होता हूँ तो टेलीविज़न देख के अपने को अपडेट करना चाहता हूँ। फिर मैं कोई मेरे जो पुराने साथी हैं, स्कूल टाइम के साथी हैं, है ना, और ऐसे जो हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनसे मैं साथियों से जब भी मौका मिलता है उनसे बातचीत करता हूँ, और मैं उनसे पता लगाता हूँ वो कैसे हैं अभी और कहाँ पर हैं, ये चीज़ का पता लगाता हूँ। इसके अलावा मैं कई बार पुराने गाने सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, पुराने। तो मैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाने सुनता हूँ, और आजकल यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ भी आते हैं, वो वीडियोज़ मैं देखता हूँ। और कभी-कभी मैं और मिसेस सरीन के साथ में कुछ, हालांकि हमारा गला इतना अब तो एज हो गई है नहीं है, कभी-कभी कोशिश करते हैं कुछ गा दें, साथ में गा दें, कुछ वैसे ही कोई गाना आ रहा होता है उसके साथ में 2 लाइनें हम लोग गा देते हैं। और बाकी अब जो मैं है अपना फ्री समय जैसे लॉकडाउन में मिला, तो मेरी नातियाँ हैं जो मेरी नवासियाँ हैं, तो उनके हम लोग उनके साथ फेस टाइम होके, और उनके रोज़ाना उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं लगभग 15-20 मिनट तक। हमारे सन इन लॉ, डॉटर, दोनों डॉटर और हमारी जो नातियाँ हैं उनको हम देखते हैं, देख के हमें बहुत खुशी होती है, और ऐसा लगता है हम जैसे बचपन में आ गए हों। तो ये मेरा बेसिकली इंटरेस्ट इसमें रहता है। और जहाँ तक हो सके मैं कई बार मैं किचन में भी जाता हूँ, नए-नए व्यंजन जो मिसेस बना रही हैं उनको मैं देखता हूँ, कई बार सीखता हूँ कि हम ये क्या-क्या बना रहा है, क्या-क्या हो रहा है। और जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मेरे बेटे से मैं डिस्कस करता हूँ उनके कैसा चल रहा है, कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी उनके प्रोग्रेस कैसी चल रही है, क्या नई चीज़ वो सीख रहे हैं, कैसे उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, सब कुछ ये बात करते हैं। और जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, आजकल तो लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत होगी, अदरवाइज हम ये कोशिश करते जब भी फ्री टाइम मिले तो अपने नियर डियर्स हैं उनके घर में हम विज़िट करते थे, उनसे मिल लेते थे फ़ोन पे बात करके, ये चीज़ थी। और मुझे जो शौक़ है गाने का शौक़ है काफ़ी, मतलब गाना भगवान ने दिया नहीं, गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे। वैसे तो हम लोग जैसे है, मैं गाना जो मुझे पसंद है, जो पुरानी जो थे राजेंद्र कुमार मेरे पसंदीदा थे, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, और गुरुदत्त बहुत पसंद थे मुझे, गुरुदत्त भी, उनकी हम मूवीज़ अभी भी मैं देखता हूँ। तो जो
गाना मुझे पसंद है जो वो ये है गाना, कुछ रोमांटिक गाने भी पसंद हैं और कुछ वैसे गाने भी जो मन को अच्छे लगते हैं। जे गुरुदत्त का गाना था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जिसे नाज है हिंद पर वो कहाँ है। गुरुदत्त ने गाया था, बहुत पसंद है मुझे ये गाना। और रोमांटिक गाना राजेंद्र कुमार ने गाया था, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है उनका। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न दिल होश में है न हम होश में हैं, मगर ये मुस्कुराना, याद नहीं रहा, गजब हो गया। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये वाला गाना। 2-1 पंक्तियाँ इसकी गा देता हूँ। बाकी आपने कहा कि जैसे जो गाने हैं, जो मुझे उपकार मूवी आई थी मनोज कुमार की, उसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और एक गाना बहुत पसंद है मुझे, जब भी कभी आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर एक की चॉइस अलग अलग है, मुझे ये वाले गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं जो नए लोग हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि वो एक फील्ड पकड़े, अपना एक फील्ड लें, और उसमें मैं उनको राय दूंगा, जो राह चुनी तूने, जो राह चुनी तूने, उस राह पे राही चलते जाना रे, उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे, so that definitely they will achieve their target। 2 3 4 भैया बनो होशियार, सबका है कहना, अनपढ़ ना रहना, जाओ आप रोटी के द्वार। संत ज्ञानेश्वर मूवी का था, बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो कोड कह रहे हैं वो 1 2 3 4 ये मान लो, ये भी मोटिवेटिंग। मैं सभी जिन लोगों ने इसे सुना, मेरे वर्क मोब पे आप लोगों के सहयोग के लिए, आने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग इसको अपन डाउनलोड कर लें और इस ऐप को डाउनलोड करके उसको दोबारा से आप फिर सुन सकते हैं, इसमें एक्टिव रह सकते हैं, ये मेरी आप सबसे यह अपेक्षा है। और मैं चाहता हूं कि फिर से जब कभी मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिलेगा, मैं सहर्ष इसे स्वीकार करूंगा। मुझे सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको सबका सहयोग नहीं मिल पाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, आज हमने जाना उदयपुर के बेहतरीन बाल रोग विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर देवेंद्र सरीन की प्रेरक जीवन यात्रा के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।